हेलो एवरीवन। आज हम जो करने वाले हैं वो एमिली डिक्सन की पोइम है ट्रीज। तो एमिली डिक्सन जो है उनके बारे में बात करते हैं। पहले एमिली डिक्सन जो है एक अमेरिकन पोइट है और इनका बर्थ जो है दिसंबर 10 1830 में हुआ और इनकी डेथ जो है वो मई 15 1886 में हुई। एमिली डिक्सन के बारे में बोला जाता है कि ये एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड नेचर की थी, यानी अपने आप में ही रहने वाली, दूसरों से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। और ये जो एमिली डिक्सन है, इनकी जो ये पोइम है, इस पोइम में स्पेशली जो थीम है वो है ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि इस पोइम में ये बात करने वाली है नेचर की, ट्रीज की, सन की, या जितने भी टाइनी जो इंसेक्ट्स हैं उनकी। बाकी इनकी जो पोइम होती है मोस्टली उन सभी पोइम्स में इनकी जो थीम होती है लगभग वो डेथ और इमोरलिटी होती है, लेकिन यहाँ डेथ और इमोरलिटी की बात नहीं करते, ये ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करते हैं। आगे देखते हैं इस पोइम के बारे में। ये पोइम जो है 28 लाइन्स में है, जो कि 7 क्वार्टर्स में डिवाइड की गई है। और इस पोइम में एक और दूसरी बात खास है, ये है कि इसमें कोई भी डेफिनेट राइम स्कीम नहीं है किसी भी स्टैंजा के लिए। जो एमिली डिक्सन है उन्होंने लगभग 1789 पोइम्स जो हैं वो लिखी हैं। और इस पोइम की, अगर प्रेजेंट पोइम की हम बात करें तो इस पोइम में जो पोइट है वो डिस्क्राइब करती है ट्रीज को एज पेंडिंग ऑर्नामेंट्स। राइट, पेंडिंग ऑर्नामेंट्स मतलब होता है कि प्रकार के जो आभूषण होते हैं जो लटक रहे होते हैं, उनके रूप में इसका उन्होंने वर्णन किया है। ये बताती है कि जो ये ट्रीज होते हैं इनकी जो ब्रांचेज होती है वो किस तरह से स्विंग करती है, टकराती है, टकराने से कैसे एक धुन सी क्रिएट होती है। फिर ये बताती है कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर बड़ी चमक के साथ गिरती है। तो इस तरह से सारे के सारे जो हमें डिटेल्स देते हैं वो एक टाइप से नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में बताती हैं। अब हम इसके बाद इसके जो पोइम की स्टैंजा है 7, उनको लाइन टू लाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा जिसके हार्ड वर्ड्स यहाँ पे हमने लिखे हैं, देखिए टेसल्स। टेसल्स होते हैं फूंदना। ये फूंदना क्या होते हैं, जैसे कि कपड़े के कोई भी जो लेडीज वगैरह कपड़े पहनती हैं तो उनके जो डोरी होती है, तो डोरी पर जो एक आर्टिफिशियल ये एक फूल जैसा बना देते हैं, उसको बोलते हैं फूंदना। मिनिएचर, टाइनी, टाइनी यानी जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। और क्रिएचर्स, क्रिएचर्स यानी होते हैं प्राणी यानी जीव। और यहाँ पे जो मिनिएचर क्रिएचर्स हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह के लिए इन्होंने यूज किया है। अकम्पनी, अकम्पनी का मीनिंग होता है साथ साथ में आना या साथ साथ में होना। साथ ही दूसरा स्टैंजा है, उसके भी अगर हम हार्ड वर्ड्स देखें तो पहले तो इसको जो वर्ड लिखा हुआ है इसको सैल्ट्रीज बोलते हैं। और सैल्ट्रीज होते हैं एक प्रकार से होली सॉन्ग्स होते हैं, भजन जिनको बोला जाता है। इनेमोरिंग, इनेमोरिंग होता है जो कि आपको मोहित कर दे। एनचांटिंग यानी मैजिकल कोई चीज़ हो और जो आपको अट्रैक्ट करे, मोहित करे। और रिमोटेस्ट, रिमोटेस्ट यानी स्लाइटली, स्लाइटली यानी बहुत ही हल्का सा। राइट, तो इस तरह से ये इसके दो स्टैंजा के जो मीनिंग्स हैं वो हैं। अब हम इसकी जो पोइम है वो यहाँ पे देखते हैं और स्टार्टिंग की जो लाइन से वहीं से शुरू करते हैं। द ट्रीज लाइक एसेल्स हिट एंड स्विंग, देयर सीम टू राइज ए ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स अकम्पनिंग द सन। द ट्रीज लाइक टेसल्स, कहती है कि जो ट्रीज है वो तो टेसल्स के जैसे हैं, फुंदनों के जैसे हैं। हिट जो आपस में टकराते हैं, एंड स्विंग, स्विंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपको होता है स्विंग, स्वैंग और स्वंग, यानी जब वो स्वंग करती है, जब यानी वो हिलती है। यहाँ पे स्वंग का मतलब हिलना, कि जब ये पेड़ों की जो टहनियाँ हैं जब वो हिलती है तो आपस में टकराती हैं। देयर सीम टू राइज ए ट्यून, और जब वो आपस में टकराती है तो ऐसा सीम्ड, ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा प्रतीत हुआ कि उनसे एक ट्यून जो है वो राइज हुई, एक धुन जो है वो निकली। धुन किन से निकली? फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स, कि पेड़ पौधों के आसपास रहने वाले जो छोटे छोटे जो जीव हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं या फ्लाइज हैं, यानी जैसे मक्खियाँ हुई, कीट हुए, ऐसे उनसे छोटे छोटे जो जीव हैं उनसे एक जो धुन है वो निकलती है। अकम्पनिंग द सन, जो सूर्य के साथ इसी नेचर में रहते हैं। राइट, दूसरा स्टैंजा सॉल्ट्रीज, अभी अभी हमने पढ़ा था भजन। फॉर सॉल्ट्रीज ऑफ समर, कि दूर कहीं जो समर के सीजन में भजन गाए जाते हैं।
इनोमोरिंग द ईयर, वो कानों को इनोमोरिंग करते हैं, वो कानों को मोहित कर लेते हैं। मीन्स हमें कह सकते हैं कि जो भजन जो गर्मियों में दूर दूर गाए जाते हैं वो इतने मधुर होते हैं कि वो कानों को हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे जो पोइट है वो ये बता रही है कि समर में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो एक धुन जो है वो निकालते हैं, वो धुन इतनी मधुर होती है कि हमें सुनने में अच्छा लगता है। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट वैन मोस्ट फेयर, कि लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी भी हल्का सा भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। दे वे नेवर, कभी नहीं, येट फिर भी, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, रिमोटेस्ट यानी हल्का सा भी, लेकिन फिर भी हल्का सा भी वो कभी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। वैन मोस्ट फेयर, जब वो बहुत सही होते हैं या जब वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई गर्मी के सीज़न में जो दूर से आपको आवाज़ आती है, आपके कानों को जो अच्छी लगती है, जो कि भजन गाए जाते हैं, फिर भी लेकिन कहता है कि उस दूर से आती हुई जो आवाज़ है जो कि बहुत ही सुनने में स्वीट है, मेलोडियस है, वो आपको क्या नहीं कर पाती है, संतुष्ट नहीं कर पाती है। The sun shone whole at intervals, then half, then utter hide, as if himself were optional and had states of cloud. अब ये कह रहे हैं कि जो सन है वो चमकता था, होल यानी पूरा, एट इंटरवल्स यानी गैप्स के बाद, यानी कंटिन्यूसली जो आपका सूर्य है वो पूरा दिखाई नहीं देता है। देन हाफ कहता है कि कभी पूरा दिखता है, फिर वो आधा दिखता है। देन अटर यानी कम्प्लीटली हिड यानी छिप जाता है, और फिर तो कभी कभी तो पूरी तरह से छिप जाता है। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, जैसे कि मानो वो खुद जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल जैसे आप सब्जेक्ट्स लेते हैं तो कंपलसरी होते हैं हिंदी और इंग्लिश, लेकिन उसके बाद आपको 3 सब्जेक्ट जो होते हैं ऑप्शनल लेने होते हैं, यानी ऑप्शनल का मतलब अकॉर्डिंग टू योर विल, अपनी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पे हिमसेल्फ किसके लिए है, सन के लिए, कि जो सन है वो तो अपने आप में ऑप्शनल है, यानी उसकी अपनी इच्छा के अनुसार होता है वो, यानी कब आपको दिखता है और कब नहीं दिखता है। एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, और कहता है जो सन है वो ये आकाश उसका पूरा का पूरा उसकी जागीर है, ये बादल उसकी जागीर है। नेक्स्ट स्टेंजा, तो थर्ड स्टेंजा में अगर आपने देखा हो तो इसकी जो मीनिंग्स हैं वो क्या हुई, इंटरवल्स, गैप्स, ऑप्शनल इच्छानुसार, स्टेट्स जागीर, अटर पूर्ण रूप से। नेक्स्ट स्टेंजा जो हम करने वाले हैं उसकी मीनिंग है सफिशिएंट, एनफ पर्याप्त, एनफोल्ड कवर करना ढक लेना, एटर्नली परमानेंटली शाश्वत रूप से स्थायी रूप से, व्यू साइट, और विम शनक। तो ये नेक्स्ट स्टेंजा में आने वाली मीनिंग है। तो अब इसके बाद में सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम, कहते हैं ये जो इसके स्टेट्स हैं और स्टेट्स ऑफ क्लाउड है, यानी जो बादल है जो इसकी जागीर है, ये पर्याप्त है उसे एनफोल्ड करने के लिए। हिम यहाँ पे गॉड के लिए नहीं, सन के लिए, कि सन सूर्य को एनफोल्ड यानी कवर करने के लिए ये बादल ही पर्याप्त हैं। इटरनली फ्रॉम व्यू, जो कि स्थायी रूप से, फ्रॉम व्यू दृष्टिगत होते हैं यानी दिखाई देते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इट वर अ विम ऑफ हिज, कहता है कि इसके सिवाय कि अगर उसकी ये सनक ना होती, विम यानी सनक, टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो, और उसकी सनक क्या है कि चलो जो ऑर्चार्ड्स है, ऑर्चार्ड्स होते बगीचे, और ग्रो यानी बढ़ने दो, कि वो उसकी सनक ये है सूर्य की कि अगर मैं नहीं गया, मेरी किरणें नहीं पहुंची, तो जो आपके गार्डन्स हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, बगीचे हैं, वो क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो कहता है ये उसकी सनक है, इसीलिए वो दिखाई देता है, नहीं तो ये बादल इतने होते हैं आकाश में, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली कवर करके रख सकते हैं, ढक सकते हैं। अब इसके बाद में जो उसकी मीनिंग देखिए आप, फेंस यानी होता है आउटर वॉल, यानी जैसे कोई जगह होती है जिसके बाहर आप एक बाउंड्री बना देते हैं, उसको बोलते हैं फेंस। गॉसिप चैटिंग, वाइंडिंग राउंड मूविंग राउंड एंड राउंड, यानी गोल गोल घूमना, और गॉसिप यानी बातचीत, हल्की बातचीत होती है वो। तो फिफ्थ स्टैंजा, A bird sat careless on the fence. One gossiped in the lane on silver matters charmed a snake, just winding round a stone. कहते हैं कि एक बर्ड है, एक पक्षी है, सैट जो बैठा हुआ था, केयरलेस यानी निर्भीक होकर के, विदाउट एनी फियर।
ऑन द फेंस, फेंस यानी आउटर वॉल, कि बाहर जो एक दीवार बनी हुई है रक्षा करने के लिए, पहरा देने के लिए, उसके ऊपर एक पक्षी बहुत ही केयरलेसली बैठा हुआ था, निर्भीक रूप से बैठा हुआ था। और वन गॉसिप्ड इन द लेन, और एक जो बर्ड है वो गॉसिप्ड यानी बातचीत में बिजी था, इन द लेन, लेन एंड स्ट्रीट, और दूसरा जो गली है उस गली में बातचीत में बिजी था। कहते हैं ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड स्नेक, कि सिल्वर मैटर्स, सिल्वर यानी सफ़ेद कलर जो होता है वो, और मैटर्स यानी जो मुद्दा होता है, चार्म्ड यानी अट्रैक्ट हो गया, स्नेक यानी एक सांप। कहते हैं कि इस सिल्वर कलर के मैटर से यानी रोशनी से, सूर्य की रोशनी से एक सांप भी अट्रैक्ट हो गया, और वो भी एक पत्थर के चारों ओर, स्टोन एक पत्थर के वाइंडिंग राउंड चारों ओर क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा। तो यानी इस स्टैंजा में उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि जितने भी जो बर्ड्स हैं या जो एनिमल्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, वो सारे के सारे गिव अस अ ब्यूटी, वो हमें एक ब्यूटी देते हैं। तो यहाँ पे हम इनको ये भी कह सकते हैं कि जो पोइट हैं वो ये बताती हैं कि हमारे जंगल में जो इन्होंने दो जानवरों का जिक्र किया, कि एक तो बर्ड्स और दूसरा उसने बताया एक सांप, वही साथ जो ये दिन का जो माहौल है, वातावरण है, एक समर डे है, इसमें बड़े ही अट्रैक्टिव तरीके से उन्होंने इनका वर्णन किया है। बताती हैं कि चारों तरफ एक हलचल का माहौल है, फिर भी ये जो बर्ड्स होते हैं ये बड़ी लापरवाही से अपने घोंसलों में ना बैठ करके इधर उधर घूम रहे होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे एकदम केयरलेसली बातचीत कर रहे हैं। और कहते हैं कि जो सर्प है वो भी गोल गोल घूमने नहीं, कुंडली लगा के बैठ जाना, तो वो भी अपनी कुंडली को छोड़ चुका है, और वो जो एक चांदी जैसा पदार्थ है, जो अट्रैक्शन है सूर्य का, उससे मोहित हो गया है, और वो भी अपनी जगह को भूल करके उसके चारों ओर चक्र लगा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, ब्राइट फ्लावर्स स्लिट कैलिक्स एंड शोड अपॉन अ स्टेम लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स स्वीट होस्टेड विद स्पाइसेस इन द हैम। तो इसके जो वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे स्लिट, स्लिट यानी होता है किसी चीज़ को चीरना या फाड़ना, और कैलिक्स, कैलिक्स से देखते हैं ना जो फूल होता है, फूल के नीचे एक हरे हरे रंग का जो पत्ती जैसा कुछ हिस्सा होता है, उस नीचे वाले उस फूल के हिस्से को ही कैलिक्स बोलते हैं, हिंदी में दलपुंज कहते हैं उसको। शोर्ड यानी होता है रोज हाई, ऊंचा उठना, स्टेम तना, हॉस्टेड फहराया जाना, और स्पाइसेस इन द हैम, देखिए हैम जो होता है वो होती है फोल्ड्स, और स्पाइसेस यानी फ्रेगनेंस, खुशबू, यानी जो तह होती है उस फूल की तह, फोल्ड्स, उनकी खुशबू का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, ब्राइट फ्लावर्स स्लिट, कि बहुत ही ब्राइट, चमकीले, शानदार जो फूल हैं, स्लिट कैलिक्स, कैलिक्स को फाड़ करके, चीर करके वो क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। फूल जो होता है उन्हीं में से निकलता है, पंखुड़ियों में से। एंड शोर्ड अपॉन अ स्टेम, और कहता है बहुत ऊंचा पहुंच गया है, किसके ऊपर, तने के ऊपर। लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई छिपा हुआ झंडे हों। स्वीट होस्टेड, जिनको बड़े प्यार से फहरा दिया गया हो। विद स्पाइसेस इन द हैम, और ये वो फूल हैं जिनकी फोल्ड्स में, जिनकी तह जो है उनमें बड़ी खुशबू समाई हुई है। तो अगर हम इनका देखें कि यहाँ पे कवि जो है वो बताना क्या चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि देखिए जो चमकीले फूल हैं वो मनुष्य की जो एम्बिशंस होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और उनकी जो एक ऐसी स्थिति होती है कि वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि जो चमकीले जो फूल हैं जब ये अपने कैलिक्स से बाहर निकलते हैं तो तना जो होता है उस पर ऐसे लहरा रहे होते हैं जो बंद, जैसे कोई झंडा है जो पहले बंद करके रखा हुआ था और अब वो एकदम से खोल करके फहरा दिया गया हो। बंद झंडा का मतलब यहाँ पर है कि गलत दिशा में निर्देशित आपकी जो भावनात्मक क्रोध होता है उसको प्रकट कर रहा है, जिसके कारण इंसान जो होता है वो बुरे काम जैसे कि वॉयलेंस है या मर्डर है या किसी को एट्रोसिएट करना है, इस तरह के कार्य करते हैं। और यहाँ पे कली, जो कली का फटना इन्होंने बताया, इसका मतलब ये है कि हर जो चीज़ होती है वो नेचर के अगर कनेक्शन में आती है तो अपनी ग्रोथ जो है बहुत ही स्मूथली करती है। लास्ट स्टैंजा, और जिसके वर्ड्स हैं मीन, मीन यानी लॉली, लॉली यानी क्या होता है, तुच्छ, बहुत ही घटिया, छोटा,
और डेलिनेशन, डेलिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन, वर्णन, राइट। देखिए इट वॉज मोर आई कैन नॉट मैंशन, कहता है कि यार ये जो नेचर है, ये जो ट्रीज हैं, इनके अंदर इतने सारे डिस्क्रिप्शन हैं, इनके इतने सारे वर्णन है, इनकी इतनी सारी विशेषताएं हैं जिनको आई कैन नॉट मैंशन, मैं मैंशन नहीं कर सकता, जिनका मैं जिक्र इतनी सी पोइम में तो नहीं कर सकता। हाउ मीन, कितने नीच या कितने तुच्छ होंगे हम। टू दोज दैट सी, जो वो लोग जो देखते हैं वैन डाइक्स डेलिनेशन। वैन डाइक एक बहुत ही ग्रेट पेंटर हुए हैं इंग्लैंड में, तो उन पेंटर के बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत ही छोटी बात होगी, घटिया बात होगी उन लोगों के लिए जो वैन डाइक की डेलिनेशन यानी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, यानी वैन डाइक ने जो पिक्चर बनाई उसको वो देखते हैं ऑफ नेचर्स, किसकी, नेचर्स की, नेचर की समर डे, किसकी पिक्चर बनाई उन्होंने, प्रकृति के बारे में एक ब्यूटीफुल समर डे का उन्होंने क्या किया, पेंटिंग बनाई। तो कहता है कि जो लोग उस पेंटिंग को देखते हैं, किसकी पेंटिंग को, वैन डाइक की डेलिनेशन को, वैन डाइक के वर्णन वाली पेंटिंग को, तो कहता है ये बहुत घटिया बात होगी कि आप उस पेंटिंग से पूरे की पूरी चीज़ों को जज करें। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो ये कहती हैं कि इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन वो ये कहती है कि कोई भी कवि जो ग्रीष्म ऋतु है, समर ऋतु है, उस समर यानी समर जो मौसम है उसको अपनी कविता का शीर्षक जो है वो बनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो इससे अच्छा कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने इसीलिए उन्होंने कहा कि जो वैन डाइक हैं, जो एक पेंटर हैं, और उनकी प्रकृति या उनके ग्रीष्म दिन का अगर कोई वर्णन देखता है और उसी के हिसाब से जज करता है तो कहता है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो ये थी आपकी पोएम ट्रीज, रिटन बाय एमिली डिक्सन। थैंक यू।